हेलो स्टूडेंट्स हेलो एरिन्स की जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज में ARS एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने डिस्कस कर ली थी, जिसमें सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस AlCl3 रिएजेंट, ये अभी सभी रिएक्शंस अपन ने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में देखिए कुछ रिएक्शंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है 4th नंबर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन। जनरली देखिए हैलोएरिन्स के लिए कहा जाता है कि हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द एसन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रीजन क्या है, उसका कारण क्या है कि वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर देन एल्किल हैलाइड एसन रिएक्शन के टुवर्ड्स। अब देखिए रीजंस क्या है वो अपन देखेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि हैलोएरिन्स जनरली हैलोएरिन्स आर लेस reactive towards SN reaction because SN reaction comparatively to alkyl halide। अगर मैं एल्किल हैलाइड के कंपेयर में बात करूं तो हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रीजन क्या है, रीजंस की बात करते हैं। तो रीजन में सबसे पहले जो रीजन है अपन डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। देखिए समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं हैलोएरिन्स की तो हैलोएरिन्स में इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने इस हैलोएरिन्स के अंदर हैलोजन का प्लस एम इफेक्ट देखा था। कौन सा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, जिससे इस बेंजीन के अंदर क्या जनरेट होता है, रेजोनेंस जनरेट होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गए और यहां आ गया प्लस आर। अब देखिए जो कार्बन और हैलोजन है, इस कार्बन और हैलोजन के बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गया। क्या कह रहा हूं, ड्यू टू रेजोनेंस a double bond character, a double bond is created appear। क्या कह रहा हूं, एक डबल बॉन्ड क्या हो रहा है यहां जनरेट हो रहा है। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से ड्यू टू दिस बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन की क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी इज इंक्रीज। देयरफॉर it is not break easily। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होने के बाद में डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा, इस बॉन्ड को आसानी से अपन ब्रेक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर मैं जनरली बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो देखिए जो कार्बन हैलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन हैलोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 169 पिकोमीटर, 169 पिकोमीटर इन एरिल हैलाइड। अगर मैं जनरली एल्किल हैलाइड की बात करता हूं, देखिए मैं इधर एल्किल हैलाइड भी ले रहा हूं, एल्काइल हैलाइड। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक तो रेजोनेंस एब्सेंट है, रेजोनेंस क्या हुआ, एब्सेंट है। जब रेजोनेंस एब्सेंट हुआ उसमें क्या होगा, रेजोनेंस एब्सेंट जैसे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 177 पिकोमीटर। अब देखो एक तो बॉन्ड लेंथ पहले इतनी थी, जैसे ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया और भी रिड्यूस हो गई, कम हो गई बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपन जानते हैं बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो पहला रीजन है एसन रिएक्शन नहीं देने का या कम देने का, वो क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर, यहाँ हैलोएरिन्स के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी, इससे इसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड
कार्बन हाइड्रोजन का इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं इसी का कंपेयर करूं अगर एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है तो कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन की, वो इसके कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। जब ज्यादा होती है तो इसकी क्या होगी, इजीली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इजीली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या करता है, एसन रिएक्शन शो करता है। तो पहला रीजन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बात समझ में आई तुम लोगों को? अगर समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन है वो रीजन है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं देखो यहां मैं वही सिंपल, अगर मैं एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में देखूं और एरिल हैलाइड के रेस्पेक्ट में देखूं, तो देखिए अगर मैं यहां बात करता हूं तो इस कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, और यहां अगर इस कार्बन की गौर से देखा जाए तो यहां देखिए एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा है। इसका मतलब यहाँ कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। और अपन जानते हैं जो परसेंटेज एस करेक्टर देखा जाए कंपेयरली इसके अंदर वो ज्यादा है, और जब परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होते हैं तो वो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाई होगी, तो उस कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि ड्यू टू परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस कार्बन इज कंपेयर्ड दिस कार्बन इज हायर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए यहाँ इस कार्बन के अंदर जब परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो गया तो ये इस कार्बन को देखो ये खुद इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ, तो अब ये कार्बन जब डबल बॉन्ड परसेंट एस करेक्टर बढ़ गए तो जाहिर सी बात है जब कार्बन खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ फिर कम कर देगा ये, और बॉन्ड लेंथ कम कर देगा तो हाइड्रोजन भी अपनी कोई जगह मैं भी खींचूं, तो ये होगा क्या कि जब इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना इधर, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? चलिए अब अपन बात कर रहे हैं इसी के अंदर कि जब परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इजीली नॉट ब्रेक, वो आसानी से नहीं टूटेगा, और जब आसानी से नहीं टूटेगा तो ये एसन रिएक्शंस क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये था अपने पास दूसरा रीजन। देखिए तीसरे रीजन की बात करते हैं। जो तीसरा रीजन है वो है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन। यहां समझने की बात है, अगर मैं बात करूं इस फिनाइल की, सपोज करो यहां मैंने इस x को बाहर निकाल दिया, x बाहर निकल गया, और x को बाहर निकलने के बाद में अपने पास ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखिए ये कहा जाता है कि जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है इसी को अपन क्या कह रहे हैं, फिनाइल कार्बो। तो ये फिनाइल जो कार्बोकेटाइन है, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये कहा जाता है कि यहाँ जो कार्बन है ये सारे के सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है तो यहाँ इसकी स्टेबिलिटी इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, भाई परसेंटेज स्टेट ज्यादा है, और अपन जानते हैं ये अगर स्टेटेड आती है तो ये कार्बोकेटाइन ड्यू टू इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं एल्किल हैलाइड की बात करूं तो यहाँ तो ये X अगर निकल भी जाए तो यहाँ इस कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, और इस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट देखा जा सकता है, और प्लस H इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है वो कंपेरेटिवली क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होगा ड्यू टू लेस अनस्टेबल, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन हैलोएरिन्स
इट इज लेस रिएक्टिव, लेस, या मैं कह दूं हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसन रिएक्शन। एनसीईआरटी में इसको SN1 भी कर रखा है, क्योंकि SN1 ही ये इजीली SN1 रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन जानते हैं कि ये इजीली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हेलो एरिन्स में, ये देखो एनसीईआरटी में लिख रहा है इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जनरली एसन रिएक्शन देते ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा, और जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको पिछले वाले वीडियो में कि हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करते हैं एसन रिएक्शन देते हैं। लेकिन एसन में कौन सी है, वो SN1 रिएक्शन होती है। चलिए ये तीन करेक्टर अपने तीन रीजंस अपने पास हो गए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तीसरा रीजन हो गया इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये यहां पर मेंशन कर रहा हूं। थर्ड रीजन इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फोर्थ रीजन देखिए, फोर्थ रीजन बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की, तो देखिए मैं एक तरफ ले रहा हूं एल्किल हैलाइड, ठीक है, और एक तरफ ले लिया मैंने एरिल हैलाइड। और अपन जानते हैं इस एरिल हैलाइड के अंदर ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग या एरिन्स बेंजीन रिंग, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, या मैं कह दूं ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। समझिए अब होगा क्या कि अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस न्यूक्लियोफाइल की ओर क्या करेगी, रिपल्सन जनरेट करेगी। क्या कह रहा हूं, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऑफ बेंजीन it repel attacking न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने क्यों देगी, क्यों नहीं करने देगी, क्योंकि अपन जानते हैं नेगेटिव नेगेटिव बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जनरली अपन जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी हाई है, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, रिपल्सन जनरेट होगा। तो ये कह रहा है कि अगर बेंजीन रिंग की बात की जाए तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगी और इजीली न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर मैं कंपेयर की बात करूं एल्किल हैलाइड की, तो यहां से अपन जानते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पाई बॉन्ड है ही नहीं, परसेंटेज स्पेक्टर कम है क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन है, और sp3 हाइब्रिडेशन है तो लेस परसेंटेज स्पेक्टर होगा। यानी मैं कह दूं यहाँ ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जनरेट करेगा क्योंकि ये एक्स तो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ आसानी से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। किसके कंपेयर में, इस एरिल हैलाइड के कंपेयर में। इसीलिए जनरली एरिल हैलाइड एसन रिएक्शन नहीं देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात समझ में। एग्जाम्पल की बात करें तो जो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं वो ले रहा हूं हेलोबेंजीन, और इस हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी एक्वस NaOH के साथ में, मीडियम ले लिया मैंने एसिडिक। यानी पहले कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको एक्वस NaOH से रिएक्शन कराने के बाद में लास्ट में आपको क्या देना पड़ता है, मीडियम एसिडिक रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ जो टेम्परेचर हो गया अपने पास, वो हो गया अपने पास 623 केल्विन, और अप्रोक्स हाई प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से due to presence of high temperature, X is removed and OH is attached through the SN reaction of on halobenzene। यानी इस एक्वस NaOH से जो OH मिलेगा अपने को वो इस पर अटैक करेगा, और यहाँ SN रिएक्शन का भाई ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल X के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ अपने पास बन गया ये फिनोल। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। देखिए एग्जांपल सेकंड, अगर मैं यहाँ लेता हूँ ऑर्थो नाइट्रोहेलोबेंजीन, वही फर्स्ट एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ जो टेम्परेचर ले रहा हूँ वो 443 केल्विन टेम्परेचर ले रहा हूँ, और सेकंड इसका वही एसिडिक मीडियम। तो देखो इसके कंपेयर में यहाँ टेम्परेचर था 623 केल्विन, और यहाँ जो टेम्परेचर मैं यूज कर रहा हूँ 443 केल्विन यूज कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो क्या करेगा, इस फिनाइल की जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिससे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लेस
इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा ये NO2 ग्रुप। इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये OH जो इस एक्वस NO से मिलेगा ये अटैक करेगा और ये X को बाहर निकाल देगा, और ये ऑर्थो नाइट्रो या 2 नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो जो टेम्परेचर ऑर्थो 13 पे लगा दिया भैया, अब जो टेम्परेचर है पहले के कंपेयर में और भी कम हो जाएगा। एक्वस NH ले लिया और जो टेम्परेचर ले लिया वो 368 केल्विन ले लिया, और फिर वही एसिडिक मीडियम। अब देखो पहले कंपेयर में देखो यहाँ 623 केल्विन, यहाँ 443 केल्विन और यहाँ 368 केल्विन मैंने ले लिया है। अब इस टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, इजी वे में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके कंपेयर में और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस बेंजीन के क्या कर देगा, कम कर देगा, इसलिए ये X इजीली रिमूव हो जाएगा और ये OH इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ थ्रू द एसन रिएक्शन यहाँ OH अटैच हो गया, ये बन गया NO2 और ये क्या, यानी ये हो गया 1 2 3 4 2 and 4 डाई नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो गया। तीसरी कंडीशन, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरी कंडीशन देखिए, X की जगह NCERT में क्लोरीन लगा रखा है, ध्यान रखना भाई, ये जो X है इसकी जगह NCERT में अपने क्या लगा रखा है, क्लोरीन लगा रखा है। तीसरा जो एग्जांपल है, अब ये कह रहा है कि अगर तीसरे एग्जांपल की बात की जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, और भी ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी कम हो गई तो ये जो X है वो इजीली एक्वस NaOH की प्रेजेंस में केवल वार्म करने पर ही, क्या कह रहा हूं, केवल वार्म करने पर ही वो इस X को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और ये इजीली, ध्यान रखना मैंने केवल हल्का सा वार्म किया इसको, और ये कंपाउंड बना देगा। अब देखो इस कंपाउंड की इंपॉर्टेंस, इस कंपाउंड को जनरल नेम तो अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड, और अगर ITC की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 पर 4 पर एंड 6 पर ट्राई नाइट्रो हो गया, ट्राई नाइट्रो, और बच क्या गया, फिनोल। अब ध्यान रखना यही पिक्रिक एसिड एक अपन फिनोल के अंदर जब नाइट्रेशन करवाएंगे नाइट्रेटेड मिक्सचर की प्रेजेंस में तब भी बनवाएंगे, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल कह दूं कि अगर मैं यहाँ पर हेलोबेंजीन लगा दी और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरल टेम्परेचर लिया वो 623 केल्विन था। जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यानी NO2 ग्रुप की प्रेजेंस थी तो टेम्परेचर कितना हो गया था, 443 केल्विन। तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगाया तो टेम्परेचर कितना हो गया, 368। और जो थर्ड कंडीशन थी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कंडीशन थी, इसमें केवल वार्म करने की जरूरत पड़ी और 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे थे, केवल वार्म करने की जरूरत पड़ी और ये रिएक्शन हो गई थ्रू द एसन रिएक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एसन में कौन सी होगी तो ये याद कर लेना, ये कौन सी हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। और SN1 रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि जब तक ये X निकलेगा नहीं, जब तक ये X निकलेगा नहीं तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं, इसीलिए यहाँ सबसे पहले X निकलेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से, क्योंकि बैक साइड से तो यहाँ पर ये जो बल्कियल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, तो बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने कहा इसमें SN1 रिएक्शन हो। चलिए यहाँ तक जितने भी रिएक्शंस थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे अपन बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। बात समझ में आ गई होगी, एसन रिएक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो जो पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ हेलोबेंजीन, और इस हेलोबेंजीन की रिएक्शन मैंने करवा दी एक्वस NaOH के साथ में मीडियम ले लिया मैंने एसिडिक। यानी पहले कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको एक्वस NaOH से रिएक्शन कराने के बाद में लास्ट में आपको क्या देना पड़ता है, मीडियम एसिडिक रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ जो टेम्परेचर हो गया अपने पास वो हो गया अपने पास 623 केल्विन और अप्रोक्स हाई प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर X is removed and OH is attached through the SN reaction of on halobenzene। यानी इस एक्वस NaOH से जो OH मिलेगा अपने को वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ SN रिएक्शन का
भाई ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल एक्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ अपने पास बन गया ये फिनोल। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दूंगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। देखिए एग्जांपल सेकंड, अगर मैं यहाँ लेता हूँ ऑर्थो नाइट्रोहेलोबेंजीन, वही फर्स्ट एक्वस एनियोस की प्रेजेंस में। अब देखो यहाँ जो टेम्परेचर ले रहा हूँ वो 443 केल्विन टेम्परेचर ले रहा हूँ और सेकंड इसका वही एसिडिक मीडियम। तो देखो इसके कंपेयर में यहाँ टेम्परेचर था 623 केल्विन और यहाँ जो टेम्परेचर मैं यूज कर रहा हूँ 443 केल्विन यूज कर रहा हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो क्या करेगा, इस फिनाइल की जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिससे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा ये NO2 ग्रुप। इस बेंजीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो यहां से क्या होगा, ये OH जो इस एक्वस एनियोस से मिलेगा ये अटैक करेगा और ये X को बाहर निकाल देगा और ये ऑर्थो नाइट्रो या 2 नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दूं तो जो टेम्परेचर ऑर्थो 13 पे लगा दिया भैया, अब जो टेम्परेचर है पहले के कंपेयर में और भी कम हो जाएगा। एक्वस एनोस ले लिया और जो टेम्परेचर ले लिया वो 368 केल्विन ले लिया और फिर वही एसिडिक मीडियम। अब देखो पहले कंपेयर में देखो यहाँ 623 केल्विन, यहाँ 443 केल्विन और यहाँ 368 केल्विन मैंने ले लिया है। अब इस टेम्परेचर पर ये क्या करेगा, इजी वे में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इसके कंपेयर में और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस बेंजीन के क्या कर देगा, कम कर देगा, इसलिए ये X इजीली रिमूव हो जाएगा और ये OH इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ थ्रू द एसन रिएक्शन यहाँ OH अटैच हो गया, ये बन गया NO2 और ये क्या, यानी ये हो गया 1 2 3 4 2 and 4 डाई नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन हो गया। तीसरी कंडीशन, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरी कंडीशन देखिए, X की जगह NCERT में क्लोरीन लगा रखा है, ध्यान रखना भाई, ये जो X है इसकी जगह NCERT में अपने क्या लगा रखा है, क्लोरीन लगा रखा है। तीसरा जो एग्जांपल है, अब ये कह रहा है कि अगर तीसरे एग्जांपल की बात की जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा दिए तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, और भी ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल भी कम हो गई तो ये जो X है वो इजीली एक्वस एनियोज की प्रेजेंस में केवल वार्म करने पर ही, क्या कह रहा हूं, केवल वार्म करने पर ही वो इस X को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और ये इजीली, ध्यान रखना मैंने केवल हल्का सा वार्म किया इसको और ये कंपाउंड बना देगा। अब देखो इस कंपाउंड की इंपॉर्टेंस, इस कंपाउंड को जनरल नेम तो अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड, और अगर IPC की बात करें तो 1 2 3 4 5 and 6, तो 2 पर 4 पर एंड 6 पर ट्राई नाइट्रो हो गया, ट्राई नाइट्रो और बच क्या गया, फिनोल। अब ध्यान रखना यही पिक्रिक एसिड एक अपन फिनोल के अंदर जब नाइट्रेशन करवाएंगे नाइट्रेटिव मिक्सचर की प्रेजेंस में तब भी बनवाएंगे, इसलिए यहाँ ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ओवरऑल कह दूं कि अगर मैं यहाँ पर हेलोबेंजीन लगा दी और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरल टेम्परेचर लिया वो 623 केल्विन था, जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यानी NO2 ग्रुप की प्रेजेंस थी तो टेम्परेचर कितना हो गया था, 443 केल्विन। तीसरा 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगाया तो टेम्परेचर कितना हो गया, 368। और जो थर्ड कंडीशन थी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कंडीशन थी, इसमें केवल वार्म करने की जरूरत पड़ी और 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखे थे, केवल वार्म करने की जरूरत पड़ी और ये रिएक्शन हो गई थ्रू द एसन रिएक्शन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एसन में कौन सी होगी तो ये याद कर लेना, ये कौन सी हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। और SN1 रिएक्शन के थ्रू, क्योंकि जब तक ये X निकलेगा नहीं, जब तक ये X निकलेगा नहीं तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं, इसीलिए यहाँ सबसे पहले X निकलेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट साइड से, क्योंकि बैक साइड से तो यहाँ पर ये जो बल्कियल ग्रुप है वो प्रेजेंट है तो बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने कहा इसमें SN1 रिएक्शन हो। चलिए यहाँ तक जितने भी रिएक्शंस थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे अपन बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की। बात समझ में आ गई होगी, एसन रिएक्शंस की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
देखिए कुछ क्वेश्चंस की बात करें इस हेलोबेंजीन की, तो यहाँ से कन्वर्जन और एबीसी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं कि अगर मैं बेंजीन रिंग लूं और बेंजीन रिंग का मैं क्लोरीनेशन करा दूं Fe मेटल के प्रेजेंस में, तो थ्रू द ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक बेंजीन, ये क्या बना लेगा, क्लोरोबेंजीन बना लेगा। अब फर्दर भी ARSE दे रहा है, ये जितनी भी रिएक्शन है वो सारी सारी क्या है, ARSE है। इसमें मैंने नाइट्रेट मिक्सर ले लिया, नाइट्रेशन करवाया, कंसंट्रेटेड HL3 फॉलोड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से अपने को जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है नाइट्रेट मिक्सर में नाइट्रेशन के दौरान, तो ये अपने को क्या मिलता है, NO2 प्लस, तो ये ऑर्थो पर और पेरा पर जुड़ करके क्या बना लेगा, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोफिनॉल और पेरा क्लोरो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे अगर मैं इसकी एक्वस रिएक्शन एक्वस NH की प्रेजेंस में कराता हूँ, तो थ्रू द SN1 रिएक्शन या रिएक्शन SN1 होती है जानते हैं अपन, तो ये क्या बना लेगा, फिनोल का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं, तो ये बनाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू द ऑर्थो और पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा हाउ वी कैन कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन इनटू द 2 और 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड 4 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इस तरह से क्वेश्चंस अपने पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, फिर मैंने इसका फर्दर क्लोरीनेशन करवाया Fe के प्रेजेंस में, तो इसको 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हो या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हो, प्लस एक बन रहा है ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पेरा डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे ही एक रिएक्शन आती है अपने पास फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, अगर आपको याद हो तो FCR रिएक्शन जो मैंने बताई है उसमें जो रिएजेंट लिया था वो तो था AlCl3, जो क्या करता है AlCl3 कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करता है। कैसे कि जो एल्काइल हैलाइड था उसमें से Cl को बाहर निकालता है और बच क्या जाता है अपने पास एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइलेशन के अंदर अपने पास क्या मिल गया था, एल्काइल ग्रुप। और ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है CH3 पॉजिटिव हो, या हो सकता है इथाइल कार्बोकेटाइन हो, या हो सकता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन हो। तो अगर एन प्रोपाइल भी होगा तो भी आइसोप्रोपाइल बनेगा, और अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल होगा तो भी यही कार्बोकेटाइन बनेगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एसाइलेशन में बात करें तो एसाइलेशन के अंदर अपन यूज करते थे एसिटाइल क्लोराइड, और एसिटाइल क्लोराइड में जब ये Cl बाहर निकल जाता था तो ये बन जाएगा अपने पास एसाइल कार्बोकेटाइन। तो मैंने जो रिएक्शन दिया वो फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के दिए, जिसमें CH3Cl ले लिया और ये CH3 अपने को क्या मिलेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बनाएगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पेरा क्लोरोटोल्यूइन का फॉर्मेशन कर लेगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं वो आपको इजी वे में अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, बात समझ में आएगी होगी। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ कन्वर्जन्स हैं और कुछ मैकेनिज्म्स बेस्ड होंगे जो एक एनसीईआरटी में दे रखी हैं अपने ये क्वेश्चंस। देखिए ये वाली जो मैकेनिज्म है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहिए रेगुलर, इन वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में और ड्यूरिंग जो सेशन चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।